हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय चैनल। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगला पार्ट। इसके पहले आप पहला पार्ट ना देखें हो तो देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखते हैं मोलर चालकता। इसे हम कैपिटल लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं या म्यू से। किसी विद्युत अपघट्य के उस विलयन की चालकता जिसमें 1 मोल विद्युत अपघट्य घुला हो मोलर चालकता कहलाती है। कैपिटल लैम्डा एम बराबर कापा बटे सीएम। सीएम जो है मोलर सांद्रता है। यदि विलयन के 1 ml आयतन में विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला हो तो सीएम सांद्रता मोलर सांद्रता बराबर होती है 1/Vm के। कैपिटल लैम्डा एम बराबर कापा इंटू वीएम होता है। अब देखते हैं मोलर चालकता और मोलरता में संबंध। यदि किसी विलयन की मोलरता m है तो उसके 1 लीटर में पदार्थ के m मोल उपस्थित होंगे। अतः Vm बराबर 1000 बटे m। कापा कैपिटल लैम्डा m बराबर कापा इंटू 1000 बटे m होता है। कैपिटल लैम्डा m का मात्रक निकलेगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब देखते हैं स्टूडेंट चालकता पर तन्यता का प्रभाव। तन्यता बढ़ाने या सांद्रता घटाने पर किसी विलयन में आयनों की संख्या तथा उसकी गतिशीलता बढ़ जाती है। अतः तन्यता बढ़ने के साथ चालकता सदैव बढ़ती है। प्रबल विद्युत अपघट्यों में यह वृद्धि आयनिक गतिशीलता में होने वाली वृद्धि के कारण होती है, जबकि दुर्बल विद्युत अपघट्यों में वियोजन की मात्रा तथा गतिशीलता दोनों में वृद्धि के कारण होती है। यही कारण है कि तन्यता के साथ चालकताओं में वृद्धि प्रबल विद्युत अपघट्यों की अपेक्षा दुर्बल विद्युत अपघट्यों में अधिक होती है। अब देखते हैं विशिष्ट चालकता पर तन्यता का प्रभाव। किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की विशिष्ट चालकता उसके 1 ml आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। अब देखते हैं तन्यता बढ़ाने पर आयनों की प्रति इकाई आयतन की संख्या में कमी आती है, अतः विशिष्ट चालकता घट जाती है। अब देखते हैं अनंत तन्यता पर चालकता। किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में अनंत तन्यता या लगभग शून्य सांद्रता पर तुल्यांकी एवं मोलर चालकता का मान एक सीमांत मान पर पहुंचकर निश्चित हो जाता है। किसी विद्युत अपघट्य के लिए ये सीमांत मान अनंत तन्यता पर कैपिटल लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनिटी तथा कैपिटल लैम्डा एम इन्फिनिटी कहलाते हैं। अनंत तन्यता पर अंतरा आयनीय आकर्षण नगण्य हो जाते हैं। इस स्थिति में धनायन और ऋणायन एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। अब देखते हैं कोलराउस का नियम। किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता उसके धनायनों और ऋणायनों की अनंत तन्यता पर मोलर चालकताओं का कुल योग होती है, या इसका फार्मूला होता है कैपिटल लैम्डा एम इन्फिनिटी बराबर न्यू प्लस लैम्डा स्मॉल लैम्डा एम प्लस न्यू माइनस लैम्डा एम माइनस। यहाँ न्यू प्लस तथा न्यू माइनस विद्युत अपघट्य की सूत्र इकाई में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की संख्याएं हैं। जैसे HCl के लिए कैपिटल लैम्डा एम इन्फिनिटी बराबर लैम्डा एच प्लस स्मॉल लैम्डा इन्फिनिटी प्लस स्मॉल लैम्डा इन्फिनिटी Cl माइनस। इसी तरह BaCl2 के लिए इस प्रकार होगा। इलेक्ट्रोड या अर्धशेल देखते हैं। किसी विद्युत अपघटनीय सुचालक में संपर्क में रखा धात्विक सुचालक इलेक्ट्रोड कहलाता है। इलेक्ट्रोड पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड तथा जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है उसे कैथोड कहते हैं। वह इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रोड पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता तथा केवल इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान का कार्य करता है, अक्रिय इलेक्ट्रोड कहलाता है। अब देखते हैं इलेक्ट्रोड विभव E। जब किसी धातु की छड़ उसके किसी लवण के विलयन में डुबोई जाती है तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप धातु और विलयन के मध्य विभवांतर स्थापित हो जाता है। इस विभवांतर को धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे प्रदर्शित करते हैं। जब एक धातु अपने लवण के विलयन के संपर्क में होती है तो 3 संभावनाओं में भी कोई भी संभव हो सकती है। पहली संभावना यह हो सकती है जब धातु परमाणु ऑक्सीकृत हो जाता है। यदि इलेक्ट्रोड पर उपस्थित धातु में इलेक्ट्रॉन त्याग कर
धातु आयन में ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति है। तो M कोई मेटल है, इसका ऑक्सीकरण होता है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या इस प्रकार रिएक्शन दिखाएंगे। तो धातु आयन विलयन में चले जाते हैं और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड पर रह जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि विलयन में एकत्रित आवेश अभिक्रिया को रोक ना दें। इस इलेक्ट्रोड पर ऋणात्मक विभव उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार उत्पन्न विभव ऑक्सीकरण विभव तथा इलेक्ट्रोड को ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड कहा जाता है। यह इसका डायग्राम है। इसमें एक मेटल है, इसको उसी के मोलर विलयन में डुबोया गया है। तो इसके आयन विलयन से इस पे इलेक्ट्रॉन इस मेटल पे जाने लगते हैं, इससे इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब देखते हैं दूसरी कंडीशन, जब धातु आयन अपचयित हो जाते हैं। जब एक धातु आयन में इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर धातु में अपचयित होने की प्रवृत्ति होती है, तब m⁴n+1 इलेक्ट्रॉन टेंड्स टू m सॉलिड अपचयन। तो धातु परमाणु धातु छड़ की सतह पर जमा हो जाता है। यह प्रक्रिया उस समय तक चलती है जब तक कि एकत्रित आवेश प्रक्रिया को रोक ना दे। इस प्रकार इलेक्ट्रोड पर धनात्मक विभव उत्पन्न हो जाता है। इस उत्पन्न विभव को अपचयन विभव और इलेक्ट्रोड को अपचयन इलेक्ट्रोड कहा जाता है। यह इसका डायग्राम है। अपचयन इलेक्ट्रोड मोलर विलयन है। इसमें यह जिसका विलयन होता है ये उसी मेटल की रॉड होती है। जिस मेटल का विलयन होता है उसी की यह धातु रॉड होती है। जब धातु परमाणु अथवा आयन में कोई परिवर्तन ना हो, जब इलेक्ट्रोड पर ना तो ऑक्सीकरण ना ही अपचयन क्रिया संपन्न होती है, तो उस पर कोई विभव उत्पन्न नहीं होता है। इस प्रकार इलेक्ट्रोड निकाय को शून्य इलेक्ट्रोड कहा जाता है। अब देखते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव E0। किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबाने पर धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब इसका नोट देखते हैं। एक इलेक्ट्रोड विशेष के लिए दोनों प्रकार विभवों के संख्यात्मक मान समान होते हैं, लेकिन उनके चिन्ह विपरीत होते हैं। इस प्रकार से मानक विभव का प्रयोग मानक अपचयन विभव को इंगित करने के लिए किया जाता है। यदि कोई पदाक्षर उल्लिखित नहीं है तो E0 का अर्थ मानक अपचयन विभव की समझना चाहिए। अब देखते हैं सेल क्या होती है। सेल उस निकाय को कहते हैं जिसमें दो इलेक्ट्रोड किसी एक विलयन में या किसी प्रकार एक दूसरे से जुड़े हों, दो भिन्न विलयनों में रखे होते हैं। सेल दो प्रकार के होते हैं, विद्युत अवघटनीय सेल, विद्युत रासायनिक सेल। तो देखते हैं सबसे पहले विद्युत रासायनिक सेल। गैल्वेनिक सेल उस युक्ति को कहा जाता है जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। प्रथम गैल्वेनिक सेल का निर्माण इटली के भौतिक वैज्ञानिक एलिसांद्रो वोल्टा ने सन 1796 में किया था। इसलिए गैल्वेनिक सेल को वोल्टाइक सेल भी कहा जाता है। इस गैल्वेनिक सेल में विद्युत ऊर्जा की उत्पत्ति सदैव एक रेडॉक्स अभिक्रिया के फलस्वरूप होती है। डेनियल सेल, शुष्क सेल, लैग्रांज सेल और बैटरी आदि इस प्रकार के सेलों के कुछ उदाहरण हैं। अब देखते हैं गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल का निर्माण। डेनियल सेल में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप मुक्त ऊर्जा में होने वाली कमी विद्युत ऊर्जा के रूप में प्रयुक्त होती है। यह सेल बनाने के लिए जिंक धातु की एक छड़ लेते हैं। जिंक धातु सल्फेट के विलयन में और कॉपर धातु की एक छड़ को कॉपर सल्फेट विलयन के विलयन में रखकर दोनों विलयनों को लवण ब्रिज द्वारा जोड़ देते हैं। इस सेल का एक अर्ध सेल Zn2+ इलेक्ट्रोड जिंक इलेक्ट्रोड और दूसरा अर्ध सेल Cu और Cu2+ इलेक्ट्रोड कॉपर इलेक्ट्रोड है। दोनों अर्ध सेलों को एक लवण ब्रिज द्वारा जोड़ने पर पूर्ण सेल बनता है। किसी धातु के तार द्वारा दोनों इलेक्ट्रोडों को परस्पर जोड़ने पर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिंक इलेक्ट्रोड से बाहरी परिपथ के सहारे कॉपर इलेक्ट्रोड पर होता है। एनोड पर जिंक परमाणु Zn2+ आयन के रूप में विलयन में प्रवाहित होते हैं, जबकि कैथोड पर Cu2+ आयन कॉपर परमाणुओं में परिवर्तित होते हैं। विभवांतर के कारण जिंक छड़ पर मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन धन आवेश युक्त कॉपर छड़ की ओर गति करते हैं और इस प्रकार बाहरी परिपथ में रेखीय धारा प्रवाहित होने लगती है। यह इसका डायग्राम है।
इधर हम जिंक Zn-SO4 विलेन जिंक सल्फेट का विलेन एनोडिक विलेन कहलाता है। कॉपर सल्फेट का विलेन कैथोडिक विलेन कहलाता है। इसमें कॉपर विलेन में कॉपर प्लस आयन है, इसमें जिंक प्लस आयन है। यह लौंड ब्रिज है जिसे KCl पोटेशियम क्लोराइड। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह इधर होता है, यह गैल्वेनोमीटर लगा है तो इलेक्ट्रॉनों के विपरीत धारा प्रवाहित होती है। यह जिंक छड़ की एनोड नेगेटिव छड़ है और यह पॉजिटिव कैथोड छड़ है। अब देखते हैं सेल अभिक्रिया। डैनियल सेल तथा धातु लवण सेतु की कार्य प्रणाली चित्र में दिखाई है। अब देखते हैं सेल अभिक्रिया। गैल्वेनिक सेल में एनोड पर ऑक्सीकरण तथा कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है। सेल में इलेक्ट्रोड पर होने वाली ऑक्सीकरण और अपचयन अर्धअभिक्रियाएं अर्धसेल अभिक्रियाएं कहलाती हैं तथा सेल में हो रही स्वतः प्रवर्तित ऑक्सीकरण अपचयन की पूर्ण अभिक्रिया सेल अभिक्रिया कहलाती है। गैल्वेनिक सेल द्वारा उत्पन्न धारा सेल में हो रही स्वतः परिवर्तित रासायनिक अभिक्रिया के कारण है। एक डैनियल सेल की सेल अभिक्रिया को निम्न प्रकार से प्राप्त किया जाता है। या ऑक्सीकरण अर्धसेल की अभिक्रिया है या अपचयन अर्धसेल की अभिक्रिया है। दोनों में इलेक्ट्रॉन विपरीत है, इन्हें कैंसिल कर देंगे। फाइनली पूर्ण सेल की अभिक्रिया ये निकल के आएगी। अब देखते हैं गैल्वेनिक सेल का निरूपण। एक गैल्वेनिक सेल का निरूपण करते समय ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड उसके बाईं ओर तथा अपचयन इलेक्ट्रोड को सदैव दाईं ओर दिखा जाता है। एक खड़ी रेखा दो परावस्थाओं की सीमा को और दो समांतर खड़ी रेखाएं दो विलेनों को जोड़ने वाली लवण ब्रिज को प्रदर्शित करती हैं। कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। डैनियल सेल का सेल विभव। अब देखते हैं डैनियल सेल का सेल विभव। सेल के दो इलेक्ट्रोड के मध्य विभवों का अंतर सेल का विद्युत वाहक बल या एमएफ कहलाता है। ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड या ई सेल बराबर ई कॉपर माइनस ई जिंक। माना इलेक्ट्रोड विभव का मापन। किसी एकल इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का निरपेक्ष मान मापना संभव नहीं है, लेकिन दो इलेक्ट्रोडों के मध्य स्थित विभवांतर को आसानी से मापा जा सकता है। अतः किसी एकल इलेक्ट्रोड के विभव को केवल एक मानक संदर्भ इलेक्ट्रोड के सापेक्ष ही मापा जा सकता है। मानक संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को प्राप्त करने के लिए शुद्ध हाइड्रोजन गैस को 1 एटीएम एटॉमिक प्रेशर रहता है वह मंडली दाब पर 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता के H+ विलेन में प्लेटिनीकृत कणिका के संपर्क में प्रवाहित किया जाता है। एक मानक इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को इस प्रकार से निरूपित किया जाता है। H2 गैस और इधर H+ एक्वस। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक एनोड तथा एक कैथोड दोनों की भांति व्यवहार कर सकता है। जब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की भांति करता है तब रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होती है, और जब कैथोड की भांति कार्य करता है तो रिएक्शन इस प्रकार से होती है। एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव को शून्य माना जाता है। यह इसका चित्र है। मानक इलेक्ट्रोड विभव का मापन। किसी एकल इलेक्ट्रोड के विभव को मापने के लिए उसे एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़कर एक गैल्वेनिक सेल का निर्माण किया जाता है और दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य के विभवांतर को मापा जाता है। चूंकि SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव शून्य माना जाता है, अतः मापा गया विभवांतर ही प्रयुक्त एकल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होता है। उदाहरण के लिए देखते हैं जिंक 2+ जिंक इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मापन। जब 1 मोल प्रति लीटर सांद्रण के जिंक 2+ विलेन में आंशिक रूप से डूबी एक जिंक छड़ से निर्मित इलेक्ट्रोड को एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ा जाता है तो विद्युत धारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होती है। अतः वोल्टीमीटर द्वारा 0.676 वोल्ट के विभवांतर को इंगित करता है। स्पष्ट है कि इस सेल में इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन जिंक इलेक्ट्रोड से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होते हैं, अतः इस सेल में जिंक इलेक्ट्रोड एनोड तथा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड की ओर कार्य करेगा। अब हम मानक इलेक्ट्रोड विभव ई सेल देखते हैं। ई सेल नॉट बराबर ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, तो ई सेल का होगा 0.67 बराबर ई नॉट हाइड्रोजन का और माइनस ई नॉट जिंक का, तो हाइड्रोजन का 0 होता है। अब जिंक का फाइनली हम निकाल लेंगे, आएगा -0.76 वोल्ट। या ब्रिज है इसका, कैसे हम एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष जिंक का विभव निकालना, इलेक्ट्रोड विभव निकालें। अब देखते हैं कॉपर 2 प्लस कॉपर इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मापन। इसी तरह हम कॉपर का करेंगे। जब एक मोलर सांद्रण के कॉपर 2 प्लस कॉपर आयन के विलयन में आंशिक रूप से डूबी एक कॉपर छड़ से निर्मित इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ा जाता है, तो विद्युत धारा कॉपर एनोड इलेक्ट्रोड से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होती है तथा गैल्वेनोमीटर में पाठ्यांक आता 0.34 वोल्ट प्राप्त होता है। स्पष्ट है कि इस सेल में इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होते हैं, अतः हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक एनोड की भांति और कॉपर इलेक्ट्रोड एक कैथोड की भांति कार्य करता है। ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड फार्मूला लगाएंगे। ई नॉट सेल का विभव जो है 0.34 है। ई नॉट कॉपर का माइनस ई नॉट हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव, हाइड्रोजन का 0 होता है, इसलिए हम कॉपर का निकल के आएगा इलेक्ट्रोड विभव 0.34। यह इसका डायग्राम है, इसमें देख सकते हैं किस प्रकार से हमने कॉपर 2 प्लस ऑब्लिक कॉपर इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मापन किया। अब देखते हैं हम इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव ई और ई नॉट में संबंध। इसे हम नट समीकरण द्वारा देखते हैं। नट समीकरण इलेक्ट्रोड विभव तथा इलेक्ट्रोड निकाय के ताप और विलयनों में धातु आयनों के सांद्रण के मध्य एक संबंध स्थापित करती है। एक अपचयन इलेक्ट्रोड के लिए नट समीकरण निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। ई बराबर ई नॉट माइनस आर टी बटे एन एफ लॉग अपचयित अवस्था बटे ऑक्सीकृत अवस्था। आर जो गैस नियतांक होता है, इसे 8.314 जूल के इनवर्स मोल इनवर्स होता है। टी इलेक्ट्रोड विभव का ताप होता है, इसे हम केल्विन में दर्शाते हैं। एफ फैराडे नियतांक होता है, या 96,500 कूलाम बटे मोल होता है। एन इलेक्ट्रोड अपक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या है। जैसे अपक्रिया एन प्लस एक्वस प्लस एन इलेक्ट्रॉन एम सॉलिड के समीकरण को इस प्रकार से लिखा जाता है। ई बराबर ई नॉट माइनस आर टी बटे एन एफ लॉग एम सॉलिड बटे एम एन एक्वस। चूंकि एक ठोस के सांद्रण को इकाई माना जाता है, तो एम सॉलिड को 1 मान लेंगे, इस प्रकार रिएक्शन आ जाएगी कुछ। ई बराबर ई नॉट माइनस आर टी इंटू 2.303 बटे एन एफ लॉग 10 बेस में आ जाएगा 1/mn2 एक्वस। समीकरण 3 को इलेक्ट्रोड विभव ताप एवं धातु आयन सांद्रण के मध्य एक संबंध को व्यक्त करती है, और इसका उपयोग विभिन्न तापों तथा आयन सांद्रणों पर स्थित इलेक्ट्रोड निकायों के इलेक्ट्रोड विभवों की गणना करने के लिए किया जा सकता है। यदि ताप को 298 केल्विन किया जाए, तो समीकरण 3 को कुछ इस प्रकार लिखा जा सकता है। ई बराबर ई नॉट माइनस 0.0591 बटे एन लॉग बेस में 10 1/mn एक्वस, इस प्रकार फाइनली निकल के आएगा। नट समीकरण से स्पष्ट है कि स्थिर ताप पर किसी धातु इलेक्ट्रोड का विभव विद्युत धातु आयनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। जब धातु आयनों की सांद्रता 1 मोलर होती है, तो इलेक्ट्रॉन ई का मान ई नॉट के बराबर होता है। अब देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए गिब्स संयुक्त ऊर्जा और सेल विभव में संबंध। जब सेल उत्क्रमणीय रूप में विद्युत कार्य करता है, अर्थात सेल से एक अनंत अल्प विद्युत धारा ली जाती है, तो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी सेल के द्वारा किए गए विद्युत कार्य के बराबर होता है। डेल्टा जी बराबर डेल्टा इलेक्ट्रिक विद्युत कार्य, डेल्टा जी बराबर डब्ल्यू इलेक्ट विद्युत कार्य
तथा इलेक्ट्रिक वर्क। समीकरण 1 दो संभावनाओं को जन्म देती है। यदि तंत्र की मुक्त ऊर्जा परिवर्तन ऋणात्मक है तो तंत्र परिवेश पर विद्युत कार्य संपन्न करता है, अर्थात सेल विद्युत धारा उत्पन्न करेगा। यदि तंत्र का मुक्त ऊर्जा परिवर्तन धनात्मक है तो तंत्र द्वारा कोई विद्युत कार्य नहीं किया जाता है, अर्थात सेल विद्युत धारा उत्पन्न नहीं करता। किसी सेल द्वारा स्थिर ताप और दाब पर अधिकतम विद्युत कार्य अर्थात सेल द्वारा उत्पादित ऊर्जा सेल में प्रवाहित कूलामों की संख्या और सेल के अधिकतम सेल विभवों पर निर्भर करता है। Wmax बराबर NF इंटू EMF विद्युत सेल का अधिकतम EMF अपक्रिया का सेल विभव होता है। Wmax बराबर -NF इंटू EMF। चूंकि तंत्र द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक माना जाता है, उपरोक्त मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर डेल्टा जी बराबर Wmax डेल्टा जी बराबर -NF इंटू EMF। अब देखते हैं मुक्त ऊर्जा परिवर्तन तथा साम्य स्थिरांक में संबंध। E0 सेल बराबर 2.303 बटे NF RT log बेस में 10 kc। E0 सेल बराबर EMF से डेल्टा जी नॉट बराबर -NF E0 सेल डेल्टा जी नॉट बराबर -2.303 RT log बेस 10 kc फाइनली निकल के आएगा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। निम्न सेल में संपन्न होने वाली अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी नॉट की गणना कीजिए। यह सेल रिएक्शन दी हुई है तो फार्मूला लिखेंगे। E0 सेल बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। E0 सेल की वैल्यू निकालेंगे। E0 कैथोड की वैल्यू दी है, E0 एनोड की दी है, बराबर आएगा 1.1 वोल्ट। सेल अभिक्रिया लिखेंगे अब फाइनली। एन की वैल्यू 2 आ रही है। डेल्टा जी का फार्मूला लिखेंगे -NF E0 सेल वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आएगा आपका -21,23,00 2,12,300 जूल। अतः सेल अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान परिवर्तन का मान बराबर होगा -212.3 किलो जूल है। चूंकि सेल अभिक्रिया में निहित ऊर्जा परिवर्तन तंत्र द्वारा किए गए अधिकतम कार्य के बराबर है, अतः सेल में प्राप्त अधिकतम विद्युत कार्य 212.3 किलो जूल होगा। विद्युत सेल तथा सेल अभिक्रिया की संभाव्यता। एक सेल अभिक्रिया स्थिर ताप तथा दाब पर संपन्न होती है तथा स्वतः परिवर्तित होती है, अतः एक सेल अभिक्रिया को उस दिशा में अग्रसर होना चाहिए जिसमें गिब्स मुक्त ऊर्जा कम हो रही हो। डेल्टा जी नॉट डेल्टा जी लेस देन 0 मानक अवस्थाओं में एक उत्क्रमणी सेल के लिए यह फार्मूला होता है डेल्टा जी नॉट बराबर -NF E0 सेल। समीकरण 1 के आधार पर एक सेल अभिक्रिया की संभावना की विवेचना निम्न प्रकार से कर सकते हैं। सेल विभव के धनात्मक होने पर अभिक्रिया संभव होगी तथा स्वतः परावर्तन रूप में संपन्न होगी। दूसरा पॉइंट, सेल विभव के ऋणात्मक होने पर सेल अभिक्रिया संभव नहीं होगी। तीसरा पॉइंट, सेल विभव का मान 0 है तो डेल्टा जी का मान भी 0 होगा, अतः सेल अभिक्रिया साम्यावस्था में स्थित रहेगी। अब देखते हैं एक सेल के लिए सेल विभव के लिए नट समीकरण। यदि किसी गैल्वेनिक सेल के इलेक्ट्रोड मानक अवस्था में स्थित नहीं है तो उसे EMF की गणना नट समीकरण की सहायता से की जा सकती है। माना एक सेल रिएक्शन इस प्रकार से है, स्मॉल a कैपिटल A प्लस B कैपिटल B टेंड्स टू C कैपिटल C प्लस D कैपिटल D। माना कि इस सेल समीकरण में n मोल इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं तो इलेक्ट्रोड सेल उपरोक्त सेल अभिक्रिया के लिए संगत गैल्वेनिक सेल के लिए नट समीकरण को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। यह समीकरण है आपकी इक्वेशन नंबर 1। इस समीकरण को एक सेल के EMF के लिए नट समीकरण कहा जाता है। यदि T बराबर 298 केल्विन हो तो समीकरण 1 को इस प्रकार से लिखेंगे। फाइनली E सेल बराबर E0 सेल -0.0591 अपॉन n log बेस में 10 C की पावर स्मॉल c, D की पावर स्मॉल d, A की पावर स्मॉल a, B की पावर स्मॉल b होता है। इस समीकरण प्रयोग को डेनियल सेल के उदाहरण से समझा जा सकता है। यह कुछ सेल इक्वेशन है।
इसे हमने फाइनली इक्वेशन लिखी समीकरण 2 के अनुसार। ये ई सेल की वैल्यू इक्वेशन आ गई। चूंकि ठोस अवस्था में एक पदार्थ के सांद्रण को इकाई माना जाता है तो कुछ इस प्रकार से इसे हम लिख सकते हैं, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591/2 लॉग बेस में 10 जिंक आयन बटे कॉपर आयन। अब एक इक्वेशन न्यूमेरिकल देखते हैं। निम्न सेल के एमएफ की गणना करनी है या समीकरण दी है। इसके पहले हाफ सेल की रिएक्शन लिखते हैं, एनोड की, फिर कैथोड की रिएक्शन लिखते हैं, फिर फाइनली रिएक्शन लिखते हैं, संतुलित करते हैं। फिर एन की वैल्यू 6 है इसमें, इसलिए फार्मूला लगाते हैं ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। वैल्यू पुट करते हैं। ई नॉट सेल की वैल्यू आई 0.3 वोल्ट। अब फार्मूला समीकरण द्वारा इसे नट समीकरण में लिखते हैं, सारे वैल्यू को पुट करते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा ई सेल बराबर 0.2608। शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।